Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इकाई 10 है हमारे पास। इसके साथ हमारा 4th खंड शुरू होता है, 4th ब्लॉक शुरू होता है। भारत की ईस्ट नीति क्या थी? इसमें गाइस 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लुक ईस्ट नीति और ईस्ट नीति। आइए गाइस इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गाइस इसका थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं। ईस्ट नीति क्या है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2014 में की थी। नीति को लागू क्यों किया गया था और लुक ईस्ट नीति क्या थी, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब भारत ने लुक ईस्ट नीति नामक एक प्रमुख नीति विदेश नीति के पहल करते हुए शुरुआत की थी, तो उसके परिणाम क्या रहे थे, ये हम इस यूनिट में जानने वाले हैं। आइए गाइस पढ़ते हैं इसको डिटेल में। लुक ईस्ट नीति के बारे में जान लेते हैं। पहले भारत के लिए शीत युद्ध अचानक समाप्त हो गया। उसी समय तीव्र आर्थिक संकट का दौर चला, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही थी। लाइसेंस परमिट राज से मुक्त करने के लिए कई पहलों को आरंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विकास को बढ़ावा देने की ओर, निवेश की ओर आकर्षित हुए। आर्थिक विकास में व्यापार की भूमिका को बढ़ाने के लिए इन कारणों से नई दिल्ली को अपनी आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में पूर्व की ओर मोड़ना पड़ा। तब वैश्विक अर्थव्यवस्था का नए केंद्र के रूप में उभरा था। इसकी व्याख्या लुक ईस्ट नीति के रूप में सामने आई, यानी कि इसको ही हम बोलेंगे लुक ईस्ट की नीति। दुर्भाग्य से इसे सीमित सफलता मिली, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। भारत को अपनी लुक ईस्ट नीति को बढ़ाने में मदद मिली 2 घटनाओं से। एक घटना थी फिलीपींस में विशाल अमेरिकी सैन्य गठन के अप्रत्याशित रूप से बंद होने से एक तरह की शक्ति शून्यता पैदा हो गई थी 1962 में। और दूसरी घटना थी, यह चीन के साथ मेल खाती है। अपने उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन और अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर सवार होकर एक अधिक दबंग हो गया था, विशेषतः दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का दबाव के संबंध में थे। ये दोनों घटनाएं लुक ईस्ट नीति को बढ़ावा देने में मदद करती है। लुकिंग से एंगेजिंग ईस्ट तक। 2000 के दशक से आरंभ तक भारत के बारे में धारणाओं में 2 कारणों से उल्लेखित परिवर्तन देखा जा सकता है। एक, भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी ध्यान आकर्षित करते हुए उच्च विकास दर के चरण में प्रवेश किया। दूसरा, पूर्वी एशिया में नियंत्रण, राजनीतिक परिवर्तन, शस्त्रीय विवादों पर तनाव, अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबंध के बारे में अनिश्चितता और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन में कमी के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंता। अगर हम राजनीतिक जुड़ाव की बात करें तो इसके संदर्भ में इसे 2 आयामी दृष्टिकोणों के रूप में देखा जा सकता है। पहला, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेष रूप से आसियान के साथ संबंध स्थापित करना। दूसरा, हम चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गुणात्मक रूप से उन्नत करने के लिए। इनमें से सबसे उल्लेखनीय सिंगापुर, वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया, म्यांमार आदि थे। अगर हम आर्थिक संपर्कों की बात करें तो दूसरा आयाम उन आर्थिक संबंधों से संबंधित है जो भारत ने बनाए हैं। चूँकि लुक ईस्ट नीति की शुरुआत में आर्थिक अनिवार्यता एक तरह से महत्वपूर्ण थी, इसलिए दिल्ली ने इसके ऊपर कड़ी मेहनत की। विभिन्न कारणों से लुक ईस्ट की नीति पहले दशक में उत्साहजनक नहीं रह सकी, क्योंकि विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए विफल रही, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। चीन और दक्षिणी पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में अधिक आकर्षक बनी रही। 2000 के दशक की शुरुआत में चीज़ें निरंतर परिवर्तित होती हुई दिखाई दी। उस समय अधिकांश देशों ने वित्तीय संकट के प्रभाव को दूर कर लिया था। भारत की उच्च विकास दर ने निवेशकों का अधिक ध्यान आकर्षित किया।
अगर हम बात करें रक्षा और सामरिक सहयोग की, तो लुक ईस्ट नीति का तीसरा उल्लेखनीय आयाम भारत की रक्षा और सुरक्षा की बातचीत में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वास्तव में लुक ईस्ट नीति के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की तुलना में रक्षा और सामरिक संबंध कहीं अधिक मजबूत प्रतीत हुए। इसमें देश ने भारतीय नौसेना के विस्तार और आधुनिकीकरण के बारे में चिंता व्यक्त की। 1980 में विशेष रूप से इसके लिए पोर्ट ब्लेयर सैन्य अड्डे की भूमि रणनीतिगत रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जल्द भूमध्य में निकटता है। महाशक्तियाँ और लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति केवल मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों से विकसित नहीं हुई, बल्कि पूर्वी एशिया के कई विकासों ने इसका निर्माण में भूमिका निभाई। शक्ति के वैश्विक संतुलन में एक टेक्टोनिक परिवर्तन आया। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा ढांचे में मूलभूत बदलाव को प्रभावित कर रहे हैं। भारत इस बदलाव का हिस्सा बन गया और अपनी लुक ईस्ट नीति के माध्यम से इस आर्थिक और तकनीकी रूप से गतिशील क्षेत्र में अपने हित और साझेदारी को रेखांकित करने की मांग की। ऐतिहासिक महत्व में एक विलक्षण विकास चीन का उदय रहा। एक्ट ईस्ट नीति क्या थी? लुक ईस्ट नीति की उत्पत्ति, विकास और विभिन्न रूपरेखाओं के उपरांत पृष्ठभूमि में आगे हम एक्ट ईस्ट नीति पर चर्चा करेंगे। एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा क्यों की गई, यह लुक ईस्ट नीति से किस तरह भिन्न है, ये हम जानेंगे। कुछ नहीं बल्कि पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ते जुड़ाव का संकेत है। सरकार ने जैसे कि लुक ईस्ट नीति में मामले में नीति पत्र का अनावरण नहीं किया, यह इसमें कौन सी नई चीज़ें शामिल की जाएंगी। हम इस प्रकार हम एक्ट ईस्ट नीति के महत्व को समझने के लिए शुरू की गई नई नीतियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। यह नीति लुक ईस्ट नीति का प्रतिस्थान नहीं बल्कि इसका विस्तार है। नए तत्वों और पहलुओं को नई नीतियों में शामिल करने के दायरे और विस्तार करने का प्रतीक है, जो एक तरफा पूर्वी एशिया के साथ संबंध और गाढ़ा कर सके और उन लिंकों को मजबूत कर सके जो कमज़ोर हैं। भारत के तेजी और बढ़ते आर्थिक और सामरिक हितों के कारण इसकी आवश्यकता हो गई है। आइए अब हम उन पहलुओं को देखते हैं जिन पर बल दिया जा रहा है। यह केवल चीन और भारत का उदय नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्व एशिया क्षेत्र में दुनिया के लगभग 50% आबादी भी इसमें शामिल है, जो बढ़ रही है। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है, जिससे अधिक एकीकरण हो रहा है। ये वो पहलू हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा मान्य रखते हैं। निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत का व्यापार 2016 से 17 में 7% से कम था, जबकि यूरोपीय संघ के साथ 13% तक था। पूर्वी एशिया के साथ लगभग 30% तक रहा। भारत का व्यापार अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरह भारत का मुख्य निवेश पूर्व एशिया से है। भारत का आर्थिक भविष्य पूर्व एशिया में है, हालांकि इसके अन्य बड़ी शक्तियों की तुलना में आर्थिक संबंध कमज़ोर हैं। मेक इन इंडिया में मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की। उसमें आर्थिक संबंधों का स्थान बढ़ रहा है क्योंकि वे सबसे कमज़ोर कड़ी रही है। रक्षा कूटनीति और ईस्ट एक्ट नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम बनती जा रही है। भारत के वियतनाम को खुले समुद्र और घनिष्ठ नौकाओं
घनिष्ठी नौकाओं और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करके उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उदार प्रदान किया। रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, वहीं उसका लाभ उठाया जा रहा है। यह पूर्वी एशिया क्षेत्र सुरक्षा के लिए भारत की बढ़ती हिस्सेदारी का संकेत है। एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा। एक्ट ईस्ट नीति न केवल पूर्वी एशिया के देशों में विभिन्न मोर्चों पर बेहतर संबंध स्थापित कर रही है, बल्कि अन्य विमर्श भी हैं। उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा उनमें से एक है जो आमतौर पर माना जाता है कि हालांकि यह क्षेत्र अभूतपूर्व आर्थिक विकास और प्रगति के अवलोकन कर रहा है, राजनीतिक रूप से यह कई कारणों से अत्यधिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है। यह भारत को यहाँ आमतौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखने वाले देशों के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से शक्ति के एक मजबूत क्षेत्रीय संकलन के निर्माण में। आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई विश्वसनीय क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा नहीं है जो शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सके। गाइस, ये थी हमारी 10वीं यूनिट जो हम अभी पढ़ रहे थे। ये इसमें सिर्फ यही टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 11वीं इकाई को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।